स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्या होता है ये, क्या इसके टाइप्स होते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि ज़्यादातर नेट में पूछी जाती है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वह एक जो है न्यूट्रिएंट है, बहुत ही मेन न्यूट्रिएंट है, जो कि हम जानते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है और इसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोज और साथ ही हम इसे शर्करा भी कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक नाम है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम CH2O है। और हम सभी जानते हैं कि H2O जो है वाटर का फॉर्मूला है और जो कंपोनेंट है, मतलब इसकी संरचना किस तरह से बनी है, तो हम देख लेते हैं। कार्बोज का संगठन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला जो है CH2O है। तो C का मतलब हो गया आपका, C का मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। सभी न्यूट्रिएंट जैसे कि आपके जो कार्बन वाले जो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कि वसा है, आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी जो है इनमें कार्बन पाया जाता है। जो रेशियो रहेगा, हमने देख लिया संगठन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है हमारा कार्बोज। और इसका जो आप देख लीजिए रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन जो है आपका 1 रहेगा। तो ये इसका रेशियो हो गया आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि इसका रेशियो कितना है, इनके बीच में रेशियो कितना है, जैसे कि कार्बन है हाइड्रोजन है, इसका पूछ ले, तो आपको ये अच्छे से नोट डाउन करना है। और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कि C6H12O6 ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ किस चीज़ का, मतलब कुछ बच्चों को ये लगता है कि कार्बोज का फॉर्मूला है, जबकि ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे, ये कार्बोज के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम जो जानेंगे, तो हम जानेंगे ग्लूकोज होता क्या है। और ये जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन था वो आपका मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे CH2O जो है वो है कार्बोज का रासायनिक नाम, वहीं पर 6H12O6 जो है वो आपका ग्लूकोज का रासायनिक नाम है। अब बात कर लेते हैं इसके स्रोत की कि हमें कार्बोज मिलता कहाँ से है। तो कार्बोज का जो स्रोत है वो है आपका वानस्पतिक। कार्बोज जो है हमें वनस्पति से मिलता है। और वनस्पति में जब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तो उसके दौरान जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन जो है पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और वही हमें जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें कार्बोज के रूप में मिलता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो वनस्पतिक स्रोत है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। आपका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है आपको भोजन की प्राप्ति होती है, मतलब कार्बोज की जो है निर्माण है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कार्बोज से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है। मतलब हम जैसे कि दो चीजें हैं, एक तो ये है कि कार्बोज का जब हम 1 ग्राम कार्बोज लेते हैं तो हमें ऊर्जा कितनी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोज लेने पर हमें 4.2 किलो
कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर हम देखें कि जो भारतीय खाना है, भारतीय जो थाली होती है, उससे हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, मतलब कार्बोज के द्वारा ऊर्जा हमें, हम जानते हैं वसा के द्वारा भी, प्रोटीन के द्वारा भी, जब वसा और कार्बोज दोनों हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो प्रोटीन जो है ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है कार्बोज के द्वारा। लगभग 60 से 70% जो ऊर्जा है वो हमें कार्बोज के द्वारा प्राप्त होती है। अगर आपको एग्जैक्ट लगाना है, अगर आपसे पूछा जाता है, एक्यूरेट अगर पूछा जा रहा है तो आप 60% पर टिक लगाएंगे। और कई बार इससे ज्यादातर लगभग वाला पूछा जाता है तो आप 60 to 70% के अंदर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ग्लूकोज बनता कैसे है। यहाँ पर कार्बोज है आपका, ये कार्बोज जब ये कार्बोज टूटता है, ये जब टूटेगा तो आपका क्या लास्ट में जो बनता रह जाता है वो आपका ग्लूकोज होता है। और ये जो कार्बोज के टूटने की प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया जो है वो हाइड्रोलिसिस कहलाएगी या फिर जलीय अपघटन कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे, जलीय अपघटन। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर है, पत्थर को हम जब मान लीजिए ये आपका पत्थर है, इस पत्थर को अगर आप तोड़ते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे और वो जो टुकड़े हैं वो आपका लास्ट कंपोनेंट बचेगा जो कि जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उसी तरह से जो कार्बोज है इसका भी निर्माण ग्लूकोज के द्वारा हुआ है। सबसे छोटी इकाई है ये कार्बोज की, और जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, पाचन हो जाता है, तो लास्ट में ये ग्लूकोज ही हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और ये जो ग्लूकोज है ये हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। एक तो आपका ये पूछ लिया जाएगा कि आपका जब कार्बोज बच जाता है तो लास्ट में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। कहाँ पर स्टोर होता है ग्लूकोज जो है, वो आपका लीवर में स्टोर होगा और किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये क्वेश्चन कई बार पुट अप किया जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर ले, अच्छे से नोट डाउन कर ले कहीं पर, ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप उसे पढ़ लें। तो हम जान गए हैं कि लीवर के अंदर जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोज एकत्र होता है। इसके बाद में अब हम जान लेते हैं कार्बोज के अलग अलग टाइप्स के बारे में। कार्बोज का जो टाइप्स है उनके बारे में हम जानेंगे। कार्बोज के प्रकार। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको अगर चाहते हैं आप रिटर्न में नोट्स लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम में मेरा होम साइंस विद पूजा नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं नोट्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना है कि टाइप्स क्या होते हैं कार्बोज के, तो चलिए जानते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, मोनो सैकराइड। ये 2 शब्दों से बना है, मोनो और सैकराइड। मोनो का मतलब होता है एक, और सैकराइड यानी शर्करा, मोनोसैकराइड। दूसरा है आपका डाई सैकराइड, और तीसरा है आपका तीसरा क्या है, पॉलीसैकराइड। तो हम देख चुके हैं क्या कितने टाइप हैं, मोनो, डाई और पॉली। मोनो जो है कार्बोज की एक अणु के द्वारा मिलकर बना है, जबकि डाइसैकराइड जो है 2 अणुओं के द्वारा, और पॉलीसैकराइड जो है 2 से ज्यादा अणुओं के द्वारा मिलकर बना है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा जान सकते हैं कि मोनोसैकराइड का जब हम डाइजेशन हमारे शरीर में होगा तो जल्दी होगा, तुलनात्मक रूप से डाइसैकराइड जो है वो कम
समय लगाएगा डाइजेस्ट होने में, और वहीं पर सबसे ज़्यादा जो समय लगेगा डाइजेशन में वो लगेगा पॉलीसेकेराइड के, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसी वजह से इसके डाइजेशन में समय लगता है। यही रीज़न है कि हमें जब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही होती है, चक्कर आ रहा होता है, तो उस समय हमें ग्लूकोज प्रीफर किया जाता है, ताकि वो ग्लूकोज सीधे, क्योंकि हम जानते हैं ये कार्बोज जो है डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज ही बनता है और ग्लूकोज ही हमें एनर्जी देने का काम करता है। इसी वजह से जब चक्कर या कमजोरी लग रही होती है तो हम सीधे ग्लूकोज ले लेते हैं, ताकि वो ग्लूकोज तुरंत हमारे शरीर में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करे। वहीं पर एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट को जो है मोनोसेक्राइड देने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जब अगर ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारे जो ब्लड है उसमें घूमेगा और हम चक्कर जैसा आसान होगा, शुगर ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें पॉलीसेक्राइड जो है वो देने की सलाह दी जाती है। अब आगे हम जानेंगे कि इनके टाइप्स क्या हैं। इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, मोनो, डाई और पॉली के। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला है मोनोसेक्राइड। हम जानते हैं ये किससे बना है, कार्बोज के एक अणु से, है ना। कार्बोज के एक अणु से हमारा क्या बना है, मोनोसेक्राइड, और इसके 3 टाइप हैं। अब हम जान लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज हम जानते हैं ये सबसे छोटी शर्करा है, मतलब सबसे सरल, जो लास्ट में हमारे डाइजेस्ट होता है तो यही बचेगा। सॉरी, ये जो है आपके कहाँ पर स्टोर होगा, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में आपका लीवर और मांसपेशियों में स्टोर होगा। और जब कई बार हम खाना नहीं खाते हैं या व्रत की सिचुएशन होती है तो उस समय हमें जो ऊर्जा देने का काम करता है वो हमें देता है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन ही लीवर से आता है और ये अपने ग्लूकोज में चेंज होता है और हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और थोड़ी बहुत मात्रा जो है इसकी मांसपेशियों में भी रहती है। जब शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो मांसपेशियों के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इस ग्लूकोज को कहते क्या है। तो ग्लूकोज के कई सारे नाम हैं, जैसे कि शर्करा कहते हैं, इसे शर्करा कहेंगे, इसे अंगूर की शर्करा। ग्लूकोज को क्वाइनो शुगर भी कहते हैं, क्वाइनो शुगर। इंस्टेंट शुगर भी, इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, साथ ही इसे टाइलिन भी कहते हैं। तो जो ग्लूकोज के हैं कई सारे नाम हो गए हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइलिन है, क्वाइनो शुगर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको होम साइंस विद पूजा नाम से टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उससे ज्वाइन करके वहां से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मनुष्य शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, मतलब कितनी मात्रा होनी चाहिए और उसके कम या ज्यादा होने का हमें कैसे पता चलेगा। तो मानव शरीर में लगभग 80 से 120 तक शुगर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप मधुमेह की तरफ जा रहे हैं, इससे कम है तो आप अंडर शुगर हैं और आपको शुगर लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा जो मानव शरीर है इसमें 80 से 120 तक शुगर की मात्रा होनी चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें। तो अब बात कर लेते हैं हम फ्रुक्टोज के बारे में। ये फ्रुक्टोज जो है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे
मीठी शर्करा। और ये जो है आपको इस कहाँ से, जैसे कि ग्लूकोज के स्रोत हैं वो आप देख लीजिए। ग्लूकोज के जो स्रोत हैं, ग्लूकोज के स्रोत जो है आपके, साथ ही मीठे फल, इनमें भी अच्छी मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है और अंगूर भी अच्छा इसका स्रोत है। और अब बात कर लेते हैं आपके फ्रुक्टोज के बारे में। और फ्रुक्टोज को हम लेब्यूलोज फल शर्करा या फिर अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। अंगूर की शर्करा, फल शर्करा या अंगूर की शर्करा भी इसे हम कहते हैं। और जो ये आपका है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ये कई बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे मीठी शर्करा जो है वो आपकी फ्रुक्टोज है। तो आपका जो ये फ्रुक्टोज जो है सबसे अच्छी मात्रा में, फ्रुक्टोज की स्रोत जो है वो क्या है, फ्रुक्टोज ये फल व शहद, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अंगूर है, अंगूर फल, जो मीठे सारे फल हैं उनमें ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लैक्टोज के बारे में। तो अब जो ग्लैक्टोज है उसके बारे में हम जान जाते हैं। ग्लैक्टोज है क्या, ये मोनोसेक्राइड है, एक मोनोसेक्राइड का टाइप है। और ये कैसे बनता है, ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बना हुआ है। ग्लैक्टोज जो है प्रकृति में स्वतंत्र मात्रा में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, और ये बना किससे है, ग्लूकोज और लैक्टोज से। लैक्टोज जो है आपकी डाइसैकराइड है, और ग्लैक्टोज जो है ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ग्लैक्टोज हमारे नर्वस सिस्टम, ग्लैक्टोज जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को ऊर्जा देने का काम करता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसे ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, ग्लैक्टोज करेगा। और ये है तो मोनोसेक्राइड पर बनता, ये लैक्टोज और ग्लूकोज को मिलाकर बनता है। तो डाइसेक्राइड का भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ होता है, बनने में इसका हाथ रहता है। तो हमने तीनों इसके जो टाइप्स हैं वो देख लिए मोनोसेक्राइड के, कौन कौन से, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। दूसरा टाइप आपका है डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड के टाइप्स जो है वो है सुक्रोज, लैक्टोज और आपका माल्टोज। सुक्रोज जो है इसे हम टेबल शुगर बोलेंगे, इसे हम घरेलू शुगर, साथ ही इसे हम बोलेंगे गन्ने की शुगर। अगर ऑप्शन में आपके गन्ने की शर्करा नहीं दे रखा और ऑप्शन में चुकंदर है तो चुकंदर भी सही माना जाएगा, क्योंकि इसे हम गन्ने और चुकंदर दोनों की शर्करा कहते हैं। इसे हम चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। टेबल शुगर भी कहते हैं, गन्ना चुकंदर शर्करा है। घरेलू शुगर भी इसे हम कहते हैं। और ये सबसे मीठी, सबसे प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अच्छी शुगर होती है, इजीली हमें प्राप्त हो जाती है। सुक्रोज का जो पाचन है, आपका सुक्रोज का जो पाचन है वो सुक्रेज एंजाइम के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप कहीं नोट डाउन कर लें और पूछा भी जाता है कई बार।
सभी तरह के जो होम साइंस के एलटी ग्रेड है, चाहे आपका नेट है, कुछ भी, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि हम इसे गन्ने और चुकंदर की शर्करा कहते हैं, इसी रीजन ये है कि सबसे अच्छी मात्रा में ये गन्ने और चुकंदर में पाया जाता है, इसी वजह से इसे हम गन्ने या चुकंदर की शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज का मतलब ही है दूध की शर्करा, इसी वजह से इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। दुग्ध शर्करा। ये एक अणु बना कैसे है, एक अणु इसका ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना है। और सबसे ज्यादा मात्रा में मानव दूध के अंदर इसकी मात्रा होती है, क्योंकि दूध जो हम जानते हैं, कई बार जनरल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं लैक्टेटिक वुमेन बोलते हैं, तो लैक्टोज जो है दुग्ध शर्करा ही है। और अगर हम बात कर लें कि दूध में कितनी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो जानवर के दूध में और मनुष्य के दूध में, दोनों में अंतर है। दोनों में शर्करा की मात्रा अलग अलग है। मनुष्य के दूध में 8 से 9% और जानवरों के शरीर में जो है आपके 4 से 5% लैक्टोज पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन करते हैं। तो हम जान चुके हैं जानवर का, जैसे कि जो स्तनधारी जानवर है उनके दूध में कितना प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है, 4 से 5% लैक्टोज पाया जाता है। वहीं पर मनुष्य के जो दूध होता है उसमें 8 से 9% लैक्टोज पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं माल्टोज के बारे में। और माल्टोज को हम माल्टोज जो है इसे हम जई, अनाज और मंड की शर्करा कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में जो है जौ की जो शराब होती है, जौ की शराब में अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है। और ये बना किससे है, ये ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लूकोज, दोनों अणु ही इसके अंदर ग्लूकोज के रहेंगे। तो जो आपका माल्टोज है इसे हम जई शर्करा, अनाज शर्करा या फिर इसे मंड शर्करा कहते हैं। जौ की जो शराब है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी माल्टोज पाया जाता है। और साथ ही ये ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना है। यहाँ पर लैक्टोज के अंदर एक चीज जानने वाली जो है वो है लैक्टोज जो है आपका, लैक्टोज जो है मानव शरीर की जो आंतें हैं उसमें ज्यादा समय तक रहता है, क्योंकि लैक्टोज के पाचन में समय लगता है, इसी वजह से ये आंतों में वहां पर काफी समय तक रहता है। और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब ये हमारे आंतों में रहता है तो अच्छे जो जीवाणु हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं, जो बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। हम जानते हैं 2 तरह के बैक्टीरिया, गुड और बैड होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका निर्माण होता है, इसी वजह से जो लैक्टोज का हमारे शरीर, हमारे आंतें जो हैं उसमें ज्यादा दिन तक रहना अच्छा रहता है। और ये जो दूध हम पीते हैं, कुछ लोगों को ऐसा मतलब हमें अगर जिनको पता नहीं है वो तो यही समझ लो कि दूध सबसे ज्यादा जल्दी पचता है, जबकि दूध को पचने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो दूध हमारे आंतों में ज्यादा देर रहता है, बैक्टीरिया इसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया का निर्माण होता है, इसी वजह से ये हमारे लिए अच्छा रहता है। परंतु एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है यहाँ पर कि दूध जब हम पीते हैं तो दूध को पीने के बाद में आप जानते हैं हम जब भी कुछ खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए अंदर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो सारी एनर्जी इस दूध को पचाने में लग जाती है। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं उन्हें सुबह के समय दूध पिला के नहीं भेजना चाहिए, बल्कि फ्रूट वगैरह खिला देना चाहिए, ताकि वो जो एनर्जी उनकी पढ़ाई में लगनी चाहिए थी वो क्या होगा, उनकी जो पढ़ाई में एनर्जी लगने वाली थी वो दूध के पाचन में लग जाएगी और वो थोड़ा सा थका थका सा महसूस करेंगे। तो ये चीज जानने वाली है। और जहाँ शिशुओं की बात है तो उनको तो ये इनका मेन फूड ही जो है वो लैक्टोज ही है, और उनको कुछ काम तो रहता ही नहीं है। वो छोटे बच्चे जो हैं वो हमेशा लेटे ही रहेंगे, तो उनको ज़्यादा ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए छोटे बच्चे काफ़ी समय तक सोते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
पॉलीसेक्राइड के बारे में। हमारा जो कार्बोज है उसका लास्ट टाइप क्या है? पॉलीसेक्राइड। तीसरा टाइप है आपका पॉलीसेक्राइड। हम जानते हैं पॉलीसेक्राइड के डाइजेशन में सबसे ज्यादा समय लगता है और मधुमेह के रोगियों को यही सजेस्ट किया जाता है ताकि थोड़ा समय ज्यादा लगे और एनर्जी जो है तुरंत जो है ग्लूकोज ना बने, क्योंकि वो ग्लूकोज जो है ब्लड में घूमने लगेगा। जो टाइप है पहला है आपका सेल्यूलोज, डेस्ट्रिन, सेल्यूलोज डेस्ट्रिन है आपका, स्टार्च है, पेक्टिन और ग्लाइकोजन। हम जानते हैं ग्लाइकोजन जो है हमारी ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों में। तो चलिए जानते हैं सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज जो है वनस्पतिक पौधे वगैरह जो है इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है और ये जितने भी आपके पॉलीसेक्राइड वाले जो आपके टाइप हैं इनसे हमें जीरो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलती है और इनसे जो है हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी। सेल्यूलोज जो है अच्छा जो होता है अनाजों की भूसी में होता है, अनाज भूसी, फल वगैरह है, सब्जियां हैं, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो रेशे वाली चीजें हैं जैसे कि फल है, सब्जी है, अंकुरित चीजों में भी ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये जो एनर्जी है इसमें जीरो होती है। इसका जो कैलोरी लेवल है ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। सेल्यूलोज क्या करेगा? हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, इसका कैलोरी शून्य होता है। इसका रीजन ये है, ये जबकि जो जानवर होते हैं उनको इससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है क्योंकि उनके अंदर ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा उन्हें सेल्यूलोज के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो जाए, परंतु मनुष्य को सेल्यूलोज है या पेक्टिन इनके द्वारा ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, इनमें शून्य होता है कैलोरी लेवल। डायस्ट्रिन के जो है ये इसके द्वारा भी जो ऊर्जा है वो प्राप्त नहीं होती हमें और इसके अंदर डेस्टिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। डेस्टिनाइजेशन का मतलब है ताप के संपर्क में आकर अनाजों का ताप के संपर्क में आकर अनाजों में ब्राउन कलर का आपको दिखाई देता हो, जैसे कि रोटी है, बिस्किट वगैरह, केक वगैरह जब हम इन्हें बनाते हैं तो ये ब्राउनिश हो जाते हैं। जो ब्रेड है, ब्रेड का जो आपने कॉर्नर देखा होगा वो ब्राउन कलर का हो जाता है। वो रीजन ये होता है कि डेस्टिन के कारण, डेस्टिन जब ताप मिलता है तो उसमें डेस्टिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा इसमें ब्राउनिश आ जाती है। साथ ही जब हम रोटी को चबा के खाते हैं तो उसमें जो मीठापन है वो इसी डेस्टिन के कारण होता है। कर लेते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो है सभी जड़ वाली सब्जियों जैसे कि आलू है, चुकंदर है, इनसे अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। साथ ही स्टार्च में जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जिलेटिनाइजेशन का मतलब होता है जब अनाज जो है ताप के संपर्क में आता है तो ताप के संपर्क में आने पर वो फूल जाता है। जैसे कि आप इडली वगैरह बनाते हैं तो इडली बनाने के लिए आप जब उसको घोल के रखते हैं या गर्म पानी में घोल के रखते हैं या हलवा वगैरह बनाते हैं, हलवा बनाते समय जब आप उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, वो काफी मात्रा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ताप के संपर्क में आने से उसके जो अणु है फूल कर टूट जाते हैं और इसी वजह से ये प्रोसेस होता है। जिलेटिनाइजेशन का मतलब होता है आपके अनाज को जब ताप मिल रहा है और ताप के बाद में उसका जो उसकी संरचना है वो फूट जाएगी और फिर वो जिलेटिनाइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेक्टिन के बारे में। पेक्टिन ये फलों के गुद्दों में होता है, फलों के गुद्दे में ये होता है और इसके द्वारा जैम जेली वगैरह बनाते हैं, जैम जेली। साथ ही ये जो पेक्टिन है आपका, पेक्टिन आपका जो है पेक्टिन के द्वारा क्या होता है, अतिसार के
उपचार, अतिसार के उपचार के लिए, यानी डायरिया वगैरह है, लूज मोशन जब हो जाते हैं तो बच्चों को अतिसार के उपचार के लिए ये दिया जाता है। और बाजार में ये आपका पैकेट वगैरह भी मिलता है, तो बच्चों को जब अतिसार वगैरह होता है तो उनको ये दिया जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अतिसार होने पर के उपचार के लिए क्या चीज दी जाती है, तो आप टिक किस पर लगाएंगे? पैक्टिन पर। नेक्स्ट जो है वो आपका ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन आपका प्रकृति में नहीं पाया जाता, प्रकृति की जो वनस्पतिक चीजें हैं उनमें नहीं पाया जाता है, ये जानत्व स्रोतों में होता है, जैसे कि लीवर है, मांसपेशियां हैं, इसके अंदर पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल इनके अंतर्गत पाया जाता है। ग्लूकोज का संगठित रूप है, आप जानते हैं ग्लूकोज का संगठित रूप क्या है? ग्लाइकोजन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज स्टोर किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, कहाँ पर होता है? लीवर और मांसपेशियों में स्टोर होता है। और अब हम जान लेते हैं कुछ टेस्ट के बारे में जो कि एग्जाम में स्पेशली नेट में पूछे जाते हैं। कुछ टेस्ट है जैसे कि टेस्ट कार्बोज के अंदर होते हैं, जैसे कि फलिंगस है, फलिंगस, बैंडिट। 4 टेस्ट याद रखने हैं, ऑक्सीजन और चौथा आपका टॉल, आपका है टॉलेंस। प्लस और बेंटिक ये दोनों ही मोनोसेक्राइड की फॉर्म का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। और से ये आपका जो फलिंगस और बेंटिक टेस्ट किस लिए होता है? मोनोसेक्राइड की जो फॉर्म है उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें मोनोसेक्राइड की कौन सी हो, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है या लैक्टोज है। और ऑक्सीजन और टॉलेंस जो है ये रिड्यूस शुगर का पता लगाने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। मोनोसेक्राइड की फॉर्म जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, इसका पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? आपका फलिंगस बैंडिक टेस्ट किया जाता है, रिड्यूस शुगर के लिए ऑक्सीजन और टॉलेंस टेस्ट किए जाते हैं। अब टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि स्पेशली नेट में पूछा जाता है। तो ये जो टर्म्स हैं ये ज्यादातर नेट में पूछी जाती हैं। यहाँ पर हमने 3 चीजें देख ली, कौन कौन सी? ग्लाइकोजिनोसिस है, दूसरा है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तीसरा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस और चौथा है आपका ग्लाइकोजिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये तीनों जैसे कि ग्लाइकोजिनोसिस है, आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोजेनेसिस है, ये सारे ही बनने की प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी होगा तो बनने का ही कार्य होगा। सिर्फ ये जो आपका लाइसिस वाला जो है इसमें टूटने की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोजिनोसिस के अंदर ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होगा। वहीं पर ग्लाइकोलाइसिस जो है आपका ये वाला, इसमें ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज बनेगा। और ये जो नियोजेनेसिस वाला है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होगा, परंतु नॉन कार्बन वाली जो चीजें हैं उसके द्वारा इनका निर्माण होगा। नॉन कार्बन वाली चीज जो जैसे कि आपका मिनरल है, खनिज मिनरल आपका है, विटामिन वगैरह है, इनसे इसका निर्माण होगा। और आपका ग्लाइकोजिनोजेनेसिस जो है पायरुविक अम्ल की मौजूदगी में लैक्टिक अम्ल आपका बनेगा। पायरुविक अम्ल जो है इसकी मौजूदगी में ही ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ये पायरुविक अम्ल के द्वारा ऊर्जा बनती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसके द्वारा यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे उत्सर्जन अंग है उनके द्वारा निकाल दिया जाता है।
यहाँ पर आज हमने कार्बोज का पूरा जो चैप्टर है फिनिश किया है। इसमें कहाँ से नट के लिए आएंगे, कहाँ से आपके एल्टी ग्रेड है या फिर आपका पीजीटी टीजीटी है, वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपका जो न्यूट्रिशन साइंस है उसको कवर करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से भी क्वेश्चंस ज़्यादातर पुट अप होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।